हेलो, नमस्कार एवरीवन। आज की क्लास में हम जो डिस्कस कर रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बिकॉज़ बच्चे ज़्यादातर जो है उनको प्रॉपर गाइडेंस ही अवेलेबल नहीं है कि इकोनॉमिक्स में प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं। हाउ टू मेक द प्रोजेक्ट इन इकोनॉमिक्स और स्पेशली द केस बेस्ड प्रोजेक्ट और सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट। आज की इस वीडियो में मैं आपको केस बेस्ड इकोनॉमिक्स प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, ये विद द सैंपल प्रोजेक्ट विद द सीबीएसई गाइडलाइंस एक ही वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ। वीडियो एंड तक देखिएगा। अगर ये वीडियो आप एंड तक देखते हैं उसके बाद आपको यूट्यूब पे कहीं भी कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कंप्लीट डिटेल हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम स्टार्ट टू कवर पेज से लेके देन उसके बाद में हाउ टू प्रिपेयर द कवर पेज, देन एक्नॉलेजमेंट समरी, एग्जीक्यूटिव समरी, देन उसके बाद हाउ टू प्रिपेयर इंडेक्स नंबर, सर्टिफिकेट, इसके अलावा इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक कैसे लिखना है। देन आफ्टर दैट सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज़ रिसर्च मैथोलॉजी विच इज़ 6 मार्क्स है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाउ टू डेवलप द केस स्टडी और उस केस स्टडी का कैसे इकोनॉमिक एनालिसिस करना है। देन आफ्टर दैट हाउ टू राइट अ कंक्लूजन, रिकमेंडेशन, बिब्लियोग्राफी। सो एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस विद द सैम्पल प्रोजेक्ट। वीडियो अंत तक देखिएगा बिकॉज ये एक्सक्लूसिव वीडियो होने वाला है और एक वीडियो देखने के बाद आप किसी भी टॉपिक पे केस बेस्ड प्रोजेक्ट इकोनॉमिक्स में आराम से बना लेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम अब हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको कवर पेज बनाना होता है। अब कवर पेज आपको देखो कैसे बनाना होता है, वो आपको देखना पड़ेगा बिकॉज़ कवर पेज बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है किसी भी प्रोजेक्ट का। तो कवर पेज के लिए सीबीएसई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपको कवर पेज कैसे बनाना है, वो हम देख लेते हैं। दैट इज़, सबसे पहले आपको क्या करना है, टॉपिक का नेम ऊपर ऑन द टॉप, गवर्नमेंट बजट। जैसे बच्चे का टॉपिक है गवर्नमेंट बजट, ये हमारा एक सैंपल प्रोजेक्ट है जिसमें मैं आपको समझा रहा हूँ। अब बस ब्रैकेट में आप लिख दो केस स्टडी ऑन द रेवेन्यू फिस्कल एंड प्राइमरी डेब्ट। तो इस तरीके से आपने क्या बता दिया कि गवर्नमेंट बजट अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। आपने स्पेसिफिक कर दिया है कि मेरा जो प्रोजेक्ट है वो गवर्नमेंट बजट पे है और गवर्नमेंट बजट पे भी मेरी जो केस स्टडी है वो स्पेशली किस पे है। क्योंकि देखो गवर्नमेंट बजट पे पूरी क्लास एक प्रोजेक्ट बना सकती है, इतना बड़ा टॉपिक है। तो आपने उसको स्पेसिफिक करके, जैसे कि वाइबा में बहुत हेल्पफुल होता है। देन उसके बाद में आपने क्या करना है, यहाँ आपको क्या करना है, सेंटर के अंदर स्कूल का लोगो आपको लगा देना है। देन उसके बाद में स्कूल का नेम लिख देना है। साइड के अंदर जो है वो सबमिटेड बाय, जिसमें स्टूडेंट का नेम और रोल नंबर आ जाएगा। जो बोर्ड, अगर आप 12th क्लास में बना रहे हैं तो बोर्ड का रोल नंबर आएगा, अगर आप 11th क्लास में बना रहे हैं तो ये जो है वो आपकी क्लास का रोल नंबर आएगा। इधर अगर हम सबमिटेड टू की बात करें तो यहाँ टीचर का नेम, जो भी आपके इकोनॉमिक्स टीचर उनका नेम आ जाएगा। और इसके अलावा जो भी आपके पास स्पेस बचेगा वहाँ आप अपने टॉपिक से रिलेटेड क्रिएटिव ड्राइंग्स, डूडल्स, कलर प्रिंट आउट्स, थोड़ा क्रिएटिव बनाने के लिए कवर पेज को कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो इसलिए कवर पेज जितना अट्रैक्टिव होगा उतना ही अच्छा है। तो इसलिए आप उसको इस तरीके से क्रिएटिव बना सकते हैं। तो ये सीबीएसई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आप कवर पेज, पूरा आपके पास एक सैंपल है, ऐसा आप किसी भी टॉपिक पे ऐसा कवर पेज बना सकते हैं। नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट आता है एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट जो होता है वो बेसिकली इसका जो फॉर्मेट है वो आपके सामने है। इस तरीके से आपको हेडिंग लिखनी है। इसकी जो सेट फॉर्मेट लैंग्वेज है वो आप एज इट इज़ यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। बस उसमें एक नेसेसरी चेंज आपको करना है, नेम ऑफ स्टूडेंट और टॉपिक का नेम, इसके अलावा लास्ट में आपका नेम, क्लास और सिग्नेचर आप करेंगे। बस ये नेसेसरी चेंज करके बाकी फॉर्मेट आप एज इट इज़ कॉपी कर सकते हैं यहाँ से। नाउ एक्नॉलेजमेंट का मतलब है कि यू आर गोइंग टू एक्नॉलेज कि आप लोग जो प्रोजेक्ट बनाया है वो ओरिजिनल है और आपने उसको खुद जो है वो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, एक्नॉलेज कर रहे हैं, सॉरी। तो वो एक्नॉलेजिंग करने के लिए आपको यहाँ सिग्नेचर भी ज़रूरी है कि आपने जो काम किया वो ओरिजिनल वर्क है और आपने आपका हैंड रिटन है। तो ये सारे जो आप है एक्नॉलेजिंग आप करने जा रहे हैं। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो फॉर्मेट आपके सामने अब ऐसा आप किसी भी प्रोजेक्ट पे एक ऐसा एक्नॉलेजमेंट पेज तैयार कर सकते हैं ना। उसके बाद में सर्टिफिकेट, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बिकॉज सर्टिफिकेट के अंदर बेसिकली आपको एक रिकग्निशन मिलता है कि आपने जो भी प्रोजेक्ट बनाया है उसके लिए होता है। तो यहाँ देखो इसकी हेडिंग डाल देंगे। फिर उसके बाद में इसका भी एक सेट जो लैंग्वेज है, सेट लैंग्वेज है, वो आप एज इट इज़ यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। इसमें नेसेसरी चेंज कर लीजिए आप, नेम ऑफ स्टूडेंट, टॉपिक का नेम। इसके अलावा इसमें अगर आप 12th क्लास के बच्चे हैं, आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो आपको यहाँ इंटरनल टीचर के सिग्नेचर और एक्सटर्नल टीचर दोनों के सिग्नेचर का कॉलम देना पड़ेगा। और उसके बाद आपको
ये जो सिग्नेचर का कॉलम दे दिया आपने, और अगर आप 11th क्लास बना रहे हैं तो केवल और केवल आपको क्या करना है, आपको इंटरनल टीचर के बारे में ही कॉलम बनाना है। तो ये फॉर्मेट आप एज इट इज़ कॉपी कर सकते हैं। और सर्टिफिकेट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट इसलिए भी होता है बिकॉज़ आपको ये सर्टिफ़ाई किया जाता है कि आपने एक प्रोजेक्ट बनाया है और आपका एक रिवॉर्ड की तरह है। आगे आप इसको अपने प्रोफ़ाइल में भी यूज़ कर सकते हैं। जो आगे आप अगर आपका पोर्टफ़ोलियो बनाएँगे, जो आगे बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज़ होती है वहाँ आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज़ योर अचीवमेंट इन द स्कूल लाइफ़? व्हाट वाज़ द अचीवमेंट इन योर स्कूल लाइफ़? तो ये सारा पूछा जाता है आपसे। तो वहाँ आप ये कह सकते हैं कि वो सर्टिफ़िकेट दिखा सकते हैं कि देखो ये ऐसे टॉपिक था, इसमें मैंने प्रोजेक्ट बनाया सीबीएसई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, और इसकी तरीके से मेरे को ये सर्टिफ़िकेट, तो वो आपके लिए एक एविडेंस हो जाएगा कि आपने कुछ एक एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़, एक्स्ट्रा करिकुलम को लेके कुछ काम किया है। तो वहाँ फिर आपको कैंपस प्लेसमेंट और उनमें बड़ी हेल्प मिलती है। इस तरीके से भी आगे यूज़ आता है। तो आई होप आप किसी भी टॉपिक पे सर्टिफ़िकेट का पेज इसको देख के बना सकते हैं। उसके बाद में आता है एग्जीक्यूटिव समरी। बाय नेम इज़ क्लियर समरी ऑफ द होल प्रोजेक्ट। अब मैं हमेशा बच्चों को एडवाइस करता हूँ कि एग्जीक्यूटिव समरी वाला जो पेज है, हमेशा पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद ही तैयार करना है। बिकॉज़ ये पूरे प्रोजेक्ट की समरी है और इसको हमेशा 5 पैराग्राफ में आप लिखिए। फर्स्ट पैराग्राफ जैसे आपने लिख दिया कि भई व्हाई डिड यू चूज़ दिस टॉपिक? उसका ऑब्जेक्टिव बता दो कि आपने ये टॉपिक क्यों लिया? फिर बता दो कि आपने जो टॉपिक लिया उसके बाद सेकंड पैराग्राफ में आपको बताना है कि स्टेप्स इन्वॉल्वड इन द प्रोजेक्ट। तो वही सारे हमारे 10 टू 11 स्टेप्स होती है प्रोजेक्ट की, कवर पेज, एक्नॉलेजमेंट, सर्टिफिकेट, ये सारे, और लास्ट तक है ना रिसर्च मेथोडोलॉजी, कंक्लूजन, ये सारी स्टेप्स आप बता दो प्रोजेक्ट की। थर्ड पैराग्राफ में आप अपनी जो केस स्टडी आपने ली है उसके बारे में ब्रीफ में बता दो। और फोर्थ पैराग्राफ आपका जो कंक्लूजन, आप आगे पूरा एक पेज तैयार करेंगे, अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसमें से जो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आपको हाईलाइट करना है, एक पैराग्राफ उसका लिख दो। फिर लास्ट में एक रिकमेंडेशन का पेज भी हम आगे पूरा तैयार करेंगे, कैसे करेंगे मैं बताऊंगा आपको। उसका भी आपको क्या करना है, एक पैराग्राफ जो है वो यहाँ लिख देना है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, 5 पैराग्राफ में ये सारी एग्जीक्यूटिव समरी लिखनी है। कोशिश करिए कि 5 पैराग्राफ्स में कि आपकी एक ही पेज पे आपको उसको कवर कर ले। और इस समरी ऑफ एग्जीक्यूटिव जो है वो एग्जीक्यूटिव समरी होती है, वो आपके लिए एक वाइवा में भी बहुत हेल्प करती है, आपको एक कॉन्फिडेंस गेन करता है, क्योंकि आप नॉन स्टॉप 1 से 2 मिनट तक आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में पूरा समराइज़ कर सकते हो, उसको कंक्लूड कर सकते हो, उसको ब्रीफ कर सकते हो। तो ये आपका वाइवा में भी वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आई होप कि ये सैंपल आप देख के किसी भी प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूटिव समरी आप आराम से लिख सकते हो। ना उसके बाद में इंडेक्स पेज में ज़्यादा कुछ है नहीं कि आपको ऐसा फॉर्मेट रखना है। उसमें ये जो तभी आपने मेजर मेजर हेडिंग से वो लिख दिया, उनका पेज नंबर लिख दिया, इस तरीके से आप इंडेक्स पेज तैयार कर सकते हैं। अब आता है इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक। इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक में बच्चे क्या होता है बेसिकली, इसमें मैंने सेपरेट एक प्लेलिस्ट भी बना रखी है और उसमें बताया है कि हाउ टू सेलेक्ट द टॉपिक। तो इन एज पर द सीबीएसई गाइडलाइंस जो टॉपिक का सिलेक्शन है वो दो तरीके से आप कर सकते हैं। एक, आप सिलेबस बेस्ड प्रोजेक्ट ले लें, जैसे सपोज ये मैं जो आपको सैम्पल प्रोजेक्ट दिखा रहा हूँ वो सिलेबस बेस्ड प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट बजट है। और एक दूसरा, आप जो करंट इश्यूज़ हैं, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है, उसके ऊपर आप क्या कर सकते हैं, प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो अगर आपने सिलेब देखो, ज़्यादातर हम रिकमेंड करते हैं कि आप सिलेबस बेस्ड प्रोजेक्ट बनाइए। व्हाई? बिकॉज़ सिलेबस में आपको डबल फ़ायदा होगा। आपका एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर भी तैयार हो रहा है, प्रोजेक्ट भी तैयार हो रहा है। और अगर आप कोई गवर्नमेंट की रिसेंट पॉलिसीज़ और रिसेंट चेंजेज़ या कोई इकोनॉमिकल क्राइसिस या एनी इकोनॉमिक हैपनिंग्स आप कवर करना चाहते हैं, तो फिर आपको इंट्रोडक्शन कहाँ से लिखना पड़ेगा? सेकेंडरी सोर्सेज़ से, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, गवर्नमेंट वेबसाइट, वहाँ से सारा लिखना पड़ेगा। और अगर आपने सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक सेलेक्ट किया तो वो आपका बुक से चैप्टर से लिखना है। तो इस तरीके से ये डिपेंड करता है कि आपका सिलेक्शन ऑफ टॉपिक कहाँ से है, उसके अकॉर्डिंग आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन के अंदर जो मिनिमम पेज है 5-6 तो पेज बनाने होते हैं। बाकी जो पेजेज़ इंट्रोडक्शन को हमेशा फ्लेक्सिबल रखो, बिकॉज़ ओवरऑल जो पेज होते हैं प्रोजेक्ट को मिनिमम 30 मैक्सिमम 40 बनाना है। तो अगर आपके नंबर ऑफ पेजेज़ कम हो रहे हैं तो इंट्रोडक्शन को आप इंक्रीज़ कर दो, ज़्यादा हो रहे तो कम कर दो। इस सेंस में आपको फ्लेक्सिबल रखना है, बट एटलीस्ट 6 पेज तो बनाने ही बनाने पड़ेंगे, क्योंकि 30 पेज बनाने के लिए इतना तो ज़रूरी होता है। उसके बाद आप अब इंट्रोडक्शन जैसे इन्होंने लिया है, सिलेबस बेस्ड टॉपिक है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर देखें तो इनका जो है इंट्रोडक्शन वो पूरा हमारे सिलेबस के अंदर ही पूरा चैप्टर दे रखा है, वहाँ से इन्होंने पूरा का पूरा एज इट इज़ लिया है। तो ये सारा का सारा इंट्रोडक्शन उन्होंने बुक से लिया है पूरा कंप्लीट। देखिए सब कुछ बुक से लिखा हुआ है सारा, सिलेबस बेस्ड प्रोजेक्ट है, तो ये सारा बुक से लिखा हुआ है। देन उसके बाद ये सारा बुक से ही लिखा हुआ है सब कुछ। बुक में सारा टॉपिक दे रखे हैं कंप्लीट, वहीं से सब कुछ लिखा है बच्चे ने। देन उसके बाद कैपिटल रिसीट्स, ये भी सारा सब कुछ।
तो ये सारा टॉपिक इंट्रोडक्शन जो है बच्चे ने पूरा बुक से ही लिखा है। सब बुक से लिखा हुआ है कुछ, सारा इंट्रोडक्शन बुक से लिखा हुआ है। ना अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आ गया इसका रिसर्च मेथोडोलॉजी। जैसे रिसर्च मेथोडोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बिकॉज़ पूरी फाइल 12 मार्क्स की 12 मार्क्स की होती है। उसमें से 6 मार्क्स का आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी वाला पेज होता है। के अंदर आपको केस स्टडी रिसर्च मेथोडोलॉजी के 2 पार्ट होते हैं, केस स्टडी और सर्वे। अभी हम केस स्टडी की बात कर रहे हैं, तो इसमें केस स्टडी आपको कैसे बनाना है, वो सारा केस स्टडी कैसे डेवलप करना है, उसका इकोनॉमिक एनालिसिस कैसे करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जो आपको सिखाएँगे। तो देखिए, जो केस स्टडी बेस्ड प्रोजेक्ट होता है वो सेकेंडरी डेटा बेस्ड होता है और सेकेंडरी डेटा जो है वो हम डिफरेंट ऑथेंटिक्स इस पे भी मैंने पूरा एक मेरी प्लेलिस्ट किया है जिसके अंदर गाइडलाइंस ऑफ सीबीएसई करके वहाँ ये सारा बता रखा है कि इकोनॉमिक्स के अंदर जो सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है वो कौन कौन से ऑथेंटिक हो सकते हैं। तो आप जाके वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट पे, तो उस वहाँ मैंने डाल रखा है। तो सेकेंडरी सोर्सेज जो है वहाँ से आप क्या करते हैं, किसी भी टॉपिक को आप सेलेक्ट करते हैं, वहाँ से उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रियल लाइफ से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स और जो डिटेल है वो सारी आप वहाँ से कलेक्ट करते जाते हैं और उसको जो पैराग्राफ में लिखते हैं वो सारी केस स्टडी हो जाती है। तो उसको सारा पैराग्राफ में देख लिया। जैसे इन्होंने ये जो केस स्टडी ली है वो बेसिकली गवर्नमेंट बजट जो है वो डिफरेंट ईयर्स के गवर्नमेंट बजट जो है उनका केस स्टडी डेटा लिया है। तो वो सारा कहाँ मिल गया इनको, गवर्नमेंट वेबसाइट, गवर्नमेंट बजट से, यूनियन बजट से इन्होंने लिया। उसको उन्होंने पहले पैराग्राफ में लिख दिया सारा और उसके बाद ये सब कुछ उन्होंने पैराग्राफ में लिख दिया। इस तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन को बिना हेडिंग के, आपको केस स्टडी में पैराग्राफ में लिख देना बिना हेडिंग के सारा। अब आता है इसको इकोनॉमिक एनालिसिस। तो अब इकोनॉमिक एनालिसिस में आपको उसी केस स्टडी में से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आपको यहाँ हेडिंग बना के आपको उसका प्रॉपर एनालिसिस बाय यूजिंग द ग्राफ्स, टेबल्स और वो सारा करना होता है। तो इकोनॉमिक एनालिसिस होता है। तो देखिए अब इन्होंने सबसे पहले क्या किया, टॉपिक लिया रेवेन्यू डेफिसिट, क्योंकि इन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि इनका जो प्रोजेक्ट है वो बेसिकली जो केस स्टडी है वो तीनों टाइप ऑफ डेफिसिट्स पे है। तो इन्होंने तीनों डेफिसिट को कवर किया है। तीनों डेफिसिट के 3 पेजेज इन्होंने बनाए। तो सबसे पहले आ गया रेवेन्यू डेफिसिट। अब ईयर्स इन्होंने लिया है 21, 22 और 20 मतलब 21 से लेके 24 3 ईयर्स का डेटा लिया है जो यूनियन बजट से इन्होंने ले लिया और उसके बाद ये डेटा इन्होंने डाल दिया, एक्चुअल और बजटेड डेटा डाल दिया। इनका इन्होंने क्या बना दिया, बार डायग्राम बना दिया और इनका इन्होंने कंक्लूजन लिख दिया कि भाई जो डेफिसिट्स है वो डिफरेंट ईयर्स में क्या हो रहा है, देखिए कम होता जा रहा है। तो इसके लिए इन्होंने बाद में उसको कंक्लूजन करना है कि जो रेवेन्यू डेफिसिट कम होगा तो उसके क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आएंगे, क्या शो करता है कि क्या इकोनॉमिक की गवर्नमेंट की स्टैंड शो करता है। ये सब कुछ हमारा सिलेबस का पार्ट है, इन्होंने सारा एनालिसिस कर दिया। तो ये बिल्कुल परफेक्ट क्लियर हो गया कि हमारा जो रेवेन्यू बजट्स है वो उसका ट्रेंड क्या है, डिक्रीज है, इंक्रीज है, इस तरीके से इन्होंने पूरा एनालिसिस कर दिया। के बाद में नेक्स्ट आ गया इनका फिजिकल डेफिसिट। तो फिजिकल डेफिसिट में भी इन्होंने वही 3 इयर्स लिए हैं, वही बजटेड एक्चुअल लिया है और उसके बाद उन्होंने इनको बता दिया ये भी एक ट्रेंड, डिक्रीजिंग ट्रेंड पता लग रहा है। इसके अकॉर्डिंग इन्होंने कंक्लूजन लिख दिया कि फिजिकल डेफिसिट कम होगा तो गवर्नमेंट के लिए क्या उसके कुछ पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस होंगे, वो सारा हम सिलेबस में भी पढ़ते हैं, वही सब इन्होंने यहाँ लिख दिया है देख के। तो इस तरीके से इन्होंने पूरा इकोनॉमिक एनालिसिस बहुत अच्छे से करा है। फिर उसके बाद भी प्राइमरी डेफिसिट, वो तीनों टाइप 3 टाइप के डेफिसिट होते हैं। तीनों डेफिसिट में फिर आ गया प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट भी अगर आप देखेंगे वो भी 3 इयर्स का लेके ये भी मोर एंड लेस डिक्रीजिंग ट्रेंड है। तो इससे भी हमें पता लग रहा है कि कहीं न कहीं गवर्नमेंट के लिए ये कैसे बेनिफिशियल है। ये भी हम सिलेबस का पार्ट हम पढ़ते हैं कि प्राइमरी डेफिसिट कम होगा तो उसके क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट्स होंगे। तो वही सारा इकोनॉमिक एनालिसिस इन्होंने कर दिया। तो इस तरीके से आपको अपनी केस स्टडी और टॉपिक लेके उसका केस स्टडी बनाना है और इकोनॉमिक एनालिसिस करना है। उसके बाद में फिर जो आपने पूरा इकोनॉमिक एनालिसिस किया जो केस स्टडी का, उसका एक कंक्लूजन का पेज बनाना है आपको। तो कंक्लूजन क्या होता है, आपके इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस ऑफ द होल प्रोजेक्ट। तो पूरे प्रोजेक्ट के जो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस होते हैं वो सारे कंक्लूजन के अंदर आते हैं। तो कंक्लूजन के अंदर इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन को हम कवर करते हैं। अब इट मे बी पॉजिटिव में भी नेगेटिव, ये सारा कवर हो जाता है। तो उनका भी आप पॉइंट्स में लिखेंगे ज़्यादा अच्छा, एक पेज आपको लिखना है। रिकमेंडेशंस मतलब आप इकोनॉमिक्स के बच्चे, आपको सजेशंस देने कि आफ्टर इकोनॉमिक एनालिसिस आपने टॉपिक लिया, उसको इंट्रोड्यूस किया, केस स्टडी बनाई, उसका इकोनॉमिक एनालिसिस किया। नाउ एज द इकोनॉमिक स्टूडेंट आपकी मॉरल ड्यूटी है कि व्हाट इज़ योर सजेशन फॉर द बेटरमेंट। तो कोई भी सजेशन आप दे सकते हैं विद ए प्रॉपर लॉजिकल रीज़न एज इकोनॉमिक स्टूडेंट, बस उसका रीज़न आप दे दीजिए। तो ये भी आप पॉइंट्स में लिखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। इस तरीके से आप किसी भी टॉपिक पे लिख सकते हैं। देन बिब्लियोग्राफी का मतलब आपका जो प्रोजेक्ट होता है वो बेसिकली किस पे बेस्ड है, सेकेंडरी डेटा पर। जब सेकेंडरी डेटा पे बेस्ड होता है तो फिर उसके बाद आपको क्या करना होता है, जो सोर्सेज आपने यूज़ किए वो मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे पता लगता है कि आपका प्रोजेक्ट की जो इन्फॉर्मेशन है वो कितनी ऑथेंटिक है। तो वो सारा यहाँ मेंशन कर। तो इस तरीके से बच्चों ये पूरा प्रोजेक्ट हमारा
एक सैंपल प्रोजेक्ट के साथ मैंने प्रॉपर से बेसिक गाइडलाइन बता दिया है कि कैसे इकोनॉमिक्स का प्रोजेक्ट आप बना सकते हैं। तो आई थिंक कि ये वीडियो देखने के बाद आप किसी भी टॉपिक पे ये इस तरीके से प्रोजेक्ट बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल है ना? और अगर रियली आपको समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, क्योंकि देखो जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा लोगों की हेल्प होगी और स्टूडेंट्स की हेल्प होगी। वही हमारा ऑब्जेक्टिव है बेसिकली। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को उसका बेनिफिट मिले, इसलिए इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है? और अब लास्ट में मैं आपको वाइवा टिप्स दूँ तो सीबीएसई के अकॉर्डिंग वाइवा के अंदर बेसिकली टोटली बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट पे बेस्ड ही वाइवा होता है। इसलिए डोंट वरी, आपने जो भी प्रोजेक्ट में आपने किया है उसको थोरोली पढ़ के जाइए, कंप्लीट करके। तो सीबीएसई में सारा का सारा वाइवा आपका इस पे बेस्ड होगा। इसके अलावा आपको और एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए वाइवा के लिए, क्योंकि वाइवा 8 मार्क्स का होता है। तो इसलिए मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें मॉक वाइवाज़ भी डाल रखे हैं, उसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी डाल रखे हैं। वो सारे मैंने वहाँ जाके आप देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच।